आज आपको एक अजीबो गरीब प्रेम की कहानी सुनाता हूँ। जानते हैं जो हवेली है ठाकुर बलदेव सिंह अपने नाम की तरह ही बलराम बुद्धिमान और रोबदार ठाकुर थे। धनवान तो थे ही किंतु सुंदरता के भी बड़े पारसी थे। उनकी 2 पत्नियां थीं जो एक से बढ़कर एक सुंदर थी, किंतु दोनों के कोई औलाद नहीं हुई। इस कारण ठाकुर बलदेव सिंह हमेशा से ही चिंतित और परेशान रहते थे। वो सोचते, जो भी धन मैंने कमाया है ये हवेली, इसका क्या होगा। 4-5 कॉलेज के दोस्त यूं ही टहलने निकले थे, हंसते खेलते मजे करते घूम रहे थे। तब वे ठाकुर साहब की हवेली के रास्ते पर जा रहे थे। श्याम बोला, श्याम, यहाँ कोई ठाकुर की हवेली है? वहाँ कोई नहीं जाता, सुना है वहाँ भूत रहते हैं। दीपा बोली, आज के समय में तुम भूतों पर यकीन करते हो? भूत कुछ नहीं होते। अरे यार, अभी तो दिन है, भूत तो रात में आते हैं। हम दिन में ही वो हवेली देखकर आ जाएंगे। चलो चलते हैं, किशोर बोला। हमने तो फ्लैट ही देखे हैं या फिर कोठी, हवेली नहीं देखी। पहले लोग कैसे रहते होंगे, उनकी हवेली की कलाकारी कितनी बड़ी है, सब मुझे देखना है। हर बार तो आया नहीं जाता, अब आए हैं तो देखकर ही जाएंगे। तभी उन्होंने उस रास्ते के पत्थर पर लिखा देखा, वहां कोई रहता है। उस पत्थर पर लिखे को पढ़कर चारों हंसने लगे। किशोर बोला, देखा, वहां कोई पहले से ही रहता है, चलो उससे भी मिल लेंगे। अरे नहीं यार, ये लोग हमें सावधान कर रहे हैं कि वहां भूत रहते हैं। ये नहीं पढ़ा वहां कोई न जाए। हमने आज तक किसी का कहना माना, हमेशा अपने मन की है। आज भी अपनी इच्छा से ही उधर भी जाएंगे। देखें भला हमें कौन रोक सकता है। श्याम डींगे मारते हुए बोला। इतना कहने की ही देरी थी कि तभी न जाने कहां से एक गाड़ी वहां आकर रुकी। उसमें से एक व्यक्ति उतरा और बोला, कहिए, आप कहीं जाना चाहते हैं? इतनी देर से जो जेनी शांत होगा उनकी बातें सुन रही थी, बोली, हमें कहीं नहीं जाना, हम अब घर जाएंगे। नहीं आए हैं तो उस हवेली को देखकर ही जाएंगे। मैंने इससे पहले कभी हवेली नहीं देखी। प्रशांत उत्सुकता से बोला। दीपा बोली, जैसे ठीक कह रही है, अब हमें घर चलना चाहिए। देखा नहीं, इस रास्ते पर भी कोई आ जा नहीं रहा। मुझे तो डर लग रहा है। तुम लड़कियां तो होती ही डरपोक। गाड़ी वाले से बोला, क्या तुम हवेली का रास्ता जानते हो? जी, मेरा तो यही कार है, भटकते हुए को मंजिल तक पहुंचाना। थोड़ी ना नुकुर के बाद 5 गाड़ी में बैठ जाते हैं, गाड़ी चलने लगती है। क्या तुम यहीं रहते हो? किशोर का सवाल था। जी, तब तो तुम हवेली का भी रास्ता जानते होगे, नीलिमा ने पूछा। जी, मेरा तो यही काम है, भटकते हुए को मंजिल तक पहुंचाना। जेनी बोली, क्या इससे ये 2-4 सवाल ही रटे हुए हैं? इससे कुछ भी पूछता व्यर्थ है। किशोर बोला, अब तक तुम कितने लोगों को मंजिल तक पहुंचा चुके हो? बहुत हैं। जो भी हवेली में जाना चाहता है। तभी गाड़ी हवेली के सामने आकर रुकी। हवेली देखने में बहुत पुरानी थी। सभी उसे आश्चर्य से देख रहे थे। इस गाड़ी वाले को यहीं रोक लो, फिर वापसी में इसी से चले जाएंगे। की बात सबको सही लगी और जैसे ही उन लोगों ने पलटकर देखा, ना ही वहां गाड़ी थी ना ही वहां ड्राइवर था। हवेली देखकर डरकर भाग गया। श्याम बोला। सभी हवेली की तरफ बढ़े। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे ही रास्ते भी साफ होते जा रहे थे, किंतु उन्होंने उल्लास में इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। वाह यार, पहले लोग इतनी बड़ी बड़ी हवेलियों में रहते थे, क्या ठाठ थे, क्या शान थी। दीपा बोली। हवेली का बड़ा दरवाजा खोलकर वो अंदर घुसे। पहले उन्हें हवेली को चारों तरफ से घूम घूम कर देखा। इस चक्कर में उन्हें स्मरण ही नहीं रहा कि दिन ढलने लगा। जब वो लोग अंदर गए तो वहां की शान देखते ही रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहां रहता है। तब श्याम ने आवाज लगाई, कोई है, कोई है। तभी एक बहुत सुंदर महिला किसी एक कमरे से बाहर आई और बोली, आइए, आप लोगों का स्वागत है। जेनी बोली, देखो, यहाँ तो पहले से ही कोई रहता है, वैसे ही इसे भूतिया हवेली कहकर बदनाम कर रखा है। उस महिला से बोली, आप अकेली यहाँ रहती हैं या और भी कोई है यहाँ? वो महिला मुस्कुराकर बोली, आप आइए तो सही और लोगों से भी
मुलाकात हो ही जाएगी। उनके लिए कोई प्रबंध किया गया। तब दीपा ने पूछा, आप इस हवेली में कब से रह रही हो? बरसों हो गए हैं, उसने मुस्कुराकर कहा। ये हवेली किसकी है और इसे भूती हवेली क्यों कहते हैं? यहाँ तो आप बड़े ठाठ से रह रही हैं, देखने में किसी राजघराने की हो। वो मुस्कुराई। आप हमें इसकी कहानी बताइए। तब उसने कहानी सुनानी आरंभ की। ठाकुर बलदेव सिंह परेशान थे। मेरे पश्चात इस हवेली और मेरी धन संपत्ति का क्या होगा? फिर एक दिन ठाकुर बलदेव सिंह इस गांव में टहलने निकले। एकाएक उनके घोड़े के सामने एक बहुत ही सुंदर लड़की आ गई, जिसे वो देखते ही रह गए। बिल्कुल आप ही की तरह होगी, श्याम बोला। वो मुस्कुराई। तू बीच बीच में टोकना बंद कर, पहले पूरी कहानी तो सुन ले, दीपा ने डांटा और बोली। कौन थी वो लड़की? वो उसी गांव में 2 दिन पहले ही अपनी रिश्तेदार में आई थी। इसी गांव में 2 दिन पहले ही अपनी रिश्तेदार में आई थी। उन्होंने उस लड़की का पता लगाया और विवाह की बात की। उसके घर रिश्ता भेजा। गरीब घर की लड़की के लिए इतने बड़े परिवार से रिश्ता आया, कौन मना कर सकता था। खूब धूमधाम से दोनों का विवाह हुआ। उसकी सुंदरता देखकर ठाकुर साहब की पहली दोनों पत्नियां जल भुन गईं। रूपा देखने में इतनी सुंदर, उतनी ही होशियार भी थी। दोनों उसे नीचा दिखाने और परेशान करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। ठाकुर साहब तो उसकी सुंदरता में इस तरह खोया कि वो नहीं चाहता था कि उसकी विवाह को 1 बरस हो गया। तभी रूपा का रूप और अधिक निखरने लगा, जिसके चलते ठाकुर की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। सौंदर्य कितना भी सुंदर क्यों ना हो, एक ना एक दिन नष्ट हो ही जाना है। फूल भी सुंदर होते हैं, किंतु एक समय पश्चात उन्हें भी मुरझाना पड़ता है। इसी तरह नारी हो या नर, एक ना एक दिन उसे वृद्ध ही होना है और उसके तन को नष्ट होना है। चित्रकार की बातें से ठाकुर को सीख तो नहीं मिली, किंतु वो चिंतित अवश्य हो गया। उसने रूपा के सौंदर्य को इसी तरह बरकरार रखने के लिए उसके लिए एक शीशे का ताबूत बनवा दिया। इसमें उसकी पहली 2 की भी साजिश थी। उन्होंने ही बताया था कि इसकी सुंदरता को बरकरार रखने के लिए इसे शीशे के बक्से में बंद करवा दो। रूपा के सौंदर्य को लेकर वो इतना गंभीर था, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था और उसने वैसा ही किया। ठाकुर का अजीब गरीब प्रेम रूपा पर भारी पड़ रहा था। अब तो उसकी जान पर भी बन गई। उसने ठाकुर से कहा भी, मैं इसके अंदर मर जाऊंगी और मेरा सौंदर्य भी नष्ट हो जाएगा। किंतु ठाकुर ने उसकी एक ना सुनी और रूपा को शीशे के ताबूत में बंद कर दिया और रूपा को शीशे के ताबूत में बंद करवाकर उसे अपने ही कमरे में रखा। रूपा का दम घुटने लगा। उसने ठाकुर से कहा भी, उसके हाथ भी जोड़े, किंतु ठाकुर ने उसकी एक भी नहीं सुनी। रूपा के पेट में बच्चा भी था। भूख और दम घुटने के कारण उसकी मौत हो गई। शाम को जब ठाकुर कमरे में आया तब उसने सबसे पहले रूपा को देखना चाहा, किंतु अब उसमें कोई हलचल नहीं हो रही थी। उसने उसे कई बार पुकारा, रूपा रूपा, किंतु रूपा का सौंदर्य ही उसकी जान दुश्मन बन गया और वो मर चुकी थी। ठाकुर ने बेजी को बुलाया। तब उन्होंने बताया, ये दम घुटने से मर चुकी है और इसके पेट में तुम्हारे बच्चा का भी मौत हो चुकी है। इतना सुनते ही ठाकुर की मन स्थिति और खराब हो गई। उसने चित्कार के चित्त को उठाकर देखा। इसका अर्थ वो समझ गया था और समय ही नहीं सका, ना ही जानने का प्रयत्न किया। अब उसे रह रहकर अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने रूपा का कोई संस्कार नहीं किया, उसको उसी तरह शीशे के ताबूत में बंद कर दिया और स्वयं भी उसी कमरे में बंद हो गया अपनी रूपा के साथ। आगे क्या हुआ? तभी श्याम बोला, मैं जरा बाथरूम होकर आता हूँ। जब वो आया तो वो कांप रहा था और अपने दोस्तों से कुछ कहना चाहता था, किंतु वे तो उस महिला की कहानी सुनने में मसरूफ थे। वो श्याम से मुस्कुराकर बोली, तुम भी बैठकर कहानी सुनो। ठाकुर न कुछ खाता, न पीता, न ही दरवाजा खोलता। इस तरह उस 15 दिन
उस कमरे में बंद हुए हो गए। 15 दिनों बाद जब जबरदस्ती दरवाजा खोला गया तो ठाकुर की लाश ही मिली। उसकी पहली 2 पत्नियों तो पहले से ही हवेली छोड़कर जा चुकी थी। उन्हें डर था जब भी ठाकुर बाहर आएगा तभी उन्हें दंड देगा। ठाकुर की लाश देखकर उसके नौकर भी डर गए। तब से दोनों इसी हवेली में भटक रहे हैं। उनकी आत्मा को भी शांति नहीं मिली। प्रशांत बोला, वो आपको नहीं मिले फिर आप यहाँ इस तरह कैसे रहती हैं? तभी श्याम बोला, क्या तू भी ना कुछ भी बोलता रहता है? कहकर चिल्लाने जैसा स्वर बोला, उस दिन तूने मेरे पैसे भी नहीं दिए और ये दीपा अपने को क्या समझती है? उसके इस तरह के व्यवहार से सभी देखने लगे। वो हाथों के इशारे से कुछ कहना चाहता था किंतु कोई भी नहीं समझा। जैसे ही वो लोग उस महिला की तरफ पलटे वहां कोई नहीं था। तब श्याम बोला, ये औरत और कोई नहीं, रूपा की ही आत्मा थी क्या? सभी डर से कांपने लगे। मैं भी तो कहूँ, इतनी रात गए कोई कैसे हमारी खातिरदारी करने लगा, वो भी भूतिया हवेली में? तुझे कैसे पता चला कि वो औरत नहीं रूपा का भूत है? जब मैं बाथरूम गया तभी मैंने वो ही तस्वीर टंगी देखी जिसका वो जिक्र कर रही थी। तब जेनी बोली, चलो उस दरवाजे की तरफ से बाहर निकलते हैं। जैसे ही वो लोग दरवाजे की तरफ गए वो दरवाजा बंद हो गया। अब वो जिस भी दरवाजे की तरफ जाते वो बंद हो जाते। तभी एक आवाज गूंजी, मैं तो बरसों से बंद हूँ, क्या तुम मेरा अकेलापन दूर नहीं करोगे? हम दोनों पति पत्नी तड़प रहे हैं, अब तुम लोग यहीं रहोगे हमारे साथ? उसके इतना कहते ही उन्हें लगा जैसे वो हवेली घूम रही है और वे सभी दहशत के कारण बेहोश हो गए। हवेली पर सूरज की किरण पड़ी। वे पांचों अभी भी ऐसे ही पड़े थे। तभी दीपा ने आंख खोली और पानी की छींटे मारकर अपने दोस्तों को भी उठाया। उन्हें लग रहा था जैसे उन्होंने कोई डरावना सपना देखा हो। वो उठे और भागने लगे। तभी जेनी ने उन्हें रोक दिया और बोली, अब दिन है, ठाकुर साहब का कमरा ढूंढो। ये क्या पागलपन है? सभी बोले। जेनी बोली, आए हैं तो एक नेक कार्य भी करके जाएंगे। सभी उसकी मंशा समझ गए और सबने मिलकर वो कमरा ढूंढ लिया। वो ताबूत भी हवेली के पीछे ही उन्होंने लकड़ियां इकट्ठी की और 2 चिताएं तैयार की और जितना भी उन्हें ज्ञान था कुछ गूगल से मंत्र उच्चारण करके उनका दाह संस्कार कर दिया और अपने घर के लिए चल पड़े। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा।